Please subscribe my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel. अरे ओ तारा, विशाल की कुर्ती का नाप लेने के लिए दर्जी आने वाला है और वो जमुनागंज का भोला हलवाई भी मिठाई लेके आता ही होगा। आधे घंटे में बहुत से मर्द होंगे घर में। अगले 2 घंटे तक तू बाहर नहीं आनी चाहिए, समझी? कमरा बंद करके बैठ जा। अंगराज चौधरी ने अपनी हवेली के चौके के बीचों बीच खड़े होकर एक बंद कमरे को देखते हुए कहा। यूपी के उन्नाव जिले में रहने वाला अंगराज चौधरी एक जाना माना डॉन था, जो अपनी इसी हवेली में बैठकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई गलत कामों को अंजाम देता था। अंगराज चौधरी की आवाज सुनकर तारा बोली, जी पापा समझ गई। आधे घंटे के अंदर मैं अपना खाना पीना सब करके कमरे में बंद हो जाऊंगी। आप कमरे में ताला लगाएंगे या बिना ताले के ही काम हो जाएगा? 25 साल की तारा अपने कमरे की खिड़की के पास इस तरह से खड़ी थी कि उसका चेहरा बाहर न दिखे। वहीं कमरे के अंदर से खिड़की के पास खड़े खड़े ही तारा ने अपने पापा अंगराज चौधरी की बात का इस तरह से जवाब दिया मानो ताना मार रही हो। बड़बड़ाते हुए अंगराज ने गुस्से में कहा, बहुत जबान चलती है तेरी। इस घर की बेटी ना होती तो जिंदा गाड़ देता। फिर अंगराज ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, आज रात के लिए घर की सिक्योरिटी बढ़ा दो, घंटे 2 घंटे में मेहमानों का तांता लगने वाला है। इतना कहते ही अंगराज अपने कमरे में चले गए। तारा की अपने पिता अंगराज से कभी नहीं बनी थी। उसे इस घर में कभी अपने पंखों को फैलाने की आजादी नहीं मिली थी। तारा के लिए उसके पिता का घर एक छोटा सा पिंजरा था और तारा उस पिंजरे में कैद चिड़िया। लेकिन जमाने की वजह से और पिता की डर के कारण तारा की आवाज कभी उनके सामने या उनके खिलाफ नहीं निकलती थी। उसके पास हमेशा एक ही ऑप्शन होता था, वो था अपने पिता की बातों में हाँ मिलाना। आज अंगराज चौधरी की हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। हवेली देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज उनके यहाँ दिवाली का जश्न हो। हवेली के अंदर और बाहर सजावट जारी थी। वहीं कमरे में तारा एक धुन गुनगुना रही थी। तारा धुन गुनगुनाते हुए खुद से बोली, वाह तारा, आज ये धुन सुनकर छोटू को मजा आ जाएगा। वो भी क्या याद रखेगा क्या तोहफा दिया है उसकी बहन ने उसके जन्मदिन पर। छोटू यानी तारा का छोटा भाई विशाल। पर क्योंकि वो छोटा था इसीलिए तारा उसे प्यार से छोटू ही बुलाती थी। विशाल को अपने बर्थडे पर अपनी बहन से तोहफे का हर साल बड़ा इंतजार रहता था। यही वजह थी कि तारा भी उस तोहफे में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। तारा झटपट अपने पलंग से उतरी और सीधे अपनी अलमारी के पास गई। उसने अलमारी पर लगे आईने में देखकर अपनी बिंदी को जरा सा सरकाया और झटपट अलमीरा खोली। फिर अलमीरा में हाथ डालकर एक मखमली कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज निकाली। उस मखमली कपड़े में था तारा के छोटे भाई का तोहफा। चलो बेटा तारा, आधे घंटे है अपने पास छोटू को सरप्राइज देने के लिए, निपटा लो ये भी काम। इतना कहकर तारा अपने कमरे से बाहर निकली और अपने भाई को आवाज देने लगी, अरे छोटू कहाँ हो? छोटू 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 आवाज लगाकर तारा ने उसे कई बार बुलाया, लेकिन विशाल का कोई जवाब नहीं आया। अरे छोटू कहाँ है? तभी तारा को कुछ याद आया, अरे गिफ्ट और केक तो लेना ही भूल गई। तारा ने अपने सिर पर टपली मारते हुए खुद से कहा। फिर वो किचन में केक और कैंडल लेने चली गई। तारा सामान लेकर वो फटाफट अपने भाई के कमरे की तरफ चल दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर छोटू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाना गुनगुनाते हुए तारा विशाल के कमरे के बाहर पहुंची ही थी कि अचानक विशाल के कमरे से उसे गोलियां चलने की आवाज आई। गोलियों की आवाज सुन तारा का दिल बैठ गया। उसके कदम अचानक लड़खड़ा गए और वो बुरी तरह घबरा गई। गोलियों की आवाज सुनकर तारा का दिल बैठ गया। उसके कदम अचानक लड़खड़ा गए और वो बुरी तरह से घबरा गई। तारा के इस घर में उसके पिता के गार्ड्स हमेशा बंदूक लेकर तैनात रहते थे। जरूरत पड़ने पर ये गार्ड्स लोगों को डराने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करने से भी कभी पीछे नहीं हटते थे। पर ये सब घर के बाहर बने आंगन में होता था। लेकिन आज तक ये गोलियां घर के अंदर नहीं चली थी। इसलिए जब तारा ने अपने भाई के कमरे से आती गोलियों की आवाज सुनी तो वो बुरी तरह से घबरा गई। तारा ने विशाल के कमरे के बाहर का पर्दा धीमे से हटाकर अंदर झांका तो देखा कि 2 आदमी ताबड़तोड़ विशाल के कमरे में हर तरफ गोलियां बरसा रहे थे। ये देखकर तारा के हाथ से केक और गिफ्ट वहीं गिर गए। उसने कमरे के आड़ में खुद को छुपा लिया। उसने अपने मुंह को हथेलियों से दबा रखा था कि कहीं उसकी चीख न निकल जाए। फिर वो खुद से बोली, छोटू छोटू कहाँ है? तारा को छोटू कहीं नजर नहीं आया। वो मन ही मन भगवान से मांग रही थी कि उसका भाई वहां मौजूद ही ना हो। गोलियों की आवाज और तेज हो गई। उस आवाज से तारा के कान फट रहे थे और कलेजा मुंह में आ रहा था। उन दोनों नकाबपोशों ने गोलियों से विशाल के कमरे के परखच्चे उड़ा दिए थे। एक पल के लिए जब आवाजें थमी तो तारा ने देखा वो दोनों आदमी खिड़की से कूदकर बाहर चले गए। विशाल का कमरा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। उनके जाने के बाद तारा भागते हुए कमरे में अंदर गई और विशाल को ढूंढने लगी। धीमी आवाज में उसने विशाल को आवाज लगाई, छोटू छोटू छोटू। जब तारा को कोई जवाब नहीं आया तो उसने राहत की सांस ली।
कि उसका भाई कमरे में नहीं था। वो मन ही मन सोचते हुए बोली, अच्छा हुआ कि वो कमरे में नहीं था। लेकिन पापा, माँ, छोटू सब है कहाँ? तारा को जैसे ही अपने माँ बाप का ख्याल आया, एक पल के लिए घबराहट से उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उनका ख्याल आते ही तारा उनके कमरे की तरफ भागी। अभी वो विशाल के कमरे के दरवाजे की तरफ पहुंची ही थी कि तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके कदम ठिठक गए। उसकी नजर अपने दाहिने कदम की ओर गई और फिर तारा वहीं किसी बुत की तरह जम गई। उसके मुंह से घबराहट भरी आवाज में निकला, खून। दरअसल विशाल के कमरे में रखी पलंग से लेकर उसके कमरे के दरवाजे तक तारा के पांव के लाल निशान एक पंक्ति में बन गए थे, लेकिन वो आलते का लाल रंग नहीं, खून था। तभी तारा के कानों में पानी की बूंद जैसे धीरे धीरे टपकती है वैसी आवाज आई। उसने आवाज की दिशा में देखा तो तारा के होश उड़ गए। विशाल के बिस्तर से खून की बूंदें टपक रही थी। विशाल के बिस्तर से खून की बूंदें टपक कर फर्श को लाल कर रही थी। वो तुरंत पलंग की तरफ भागी। बिस्तर पर एक चादर थी जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि कोई सोया हो। पहली बार जब तारा कमरे में आई थी तो हड़बड़ी में तारा ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। इस समय तारा बिस्तर पर पड़ी उस चादर को हटाकर फेंक देना चाहती थी और सिर्फ यही देखना चाहती थी कि ये खून नहीं, बस उसके मन का भ्रम हो, एक बुरा सपना हो या उसके भाई का किया गया एक प्रैंक। वो खुद से घबराते हुए बोली, भगवान प्लीज मेरे मन के डर को सच मत होने देना। तारा के कदम पलंग के पास आकर जम गए थे। न चाहते हुए भी तारा ने कांपते हाथों से उस चादर को हटाया। उसके बाद तारा के सामने जो मंजर था उसे देखकर तारा की जान हलक में आ गई। उसकी आंखों से आंसू किसी सैलाब की तरह बहने लगे। उसके सामने बिस्तर पर तारा की माँ विशाल को अपने आंचल में छुपाए लेटी थी। विशाल की सांसें रुक चुकी थी। उसके सीने को गोलियों से छलनी कर दिया था। उसकी आंखें बंद थीं और वो ऐसे अपनी माँ के आंचल में सिमटा था जैसे हमेशा हमेशा के लिए उसे चैन की नींद मिल गई थी। उसे ऐसा देखकर तारा पूरी ताकत से चिल्लाई, छोटू। तारा बेसुध होकर विशाल को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसे बुरी तरह से झंझोड़ने लगी। उठना छोटू, उठना, मैंने तेरे लिए खास धुन बनाई है, उसे सुनना। अभी तो केक भी काटना है और तू है कि सो रहा है। फिर बुरी तरह से रोते हुए उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखना, छोटू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, उसे बोलना, ये सोने का टाइम नहीं है। इतना कहते हुए उसने विशाल को पूरी ताकत से हिलाया जिससे उसका शरीर बेजान पत्ते की तरह लुढ़क कर फर्श पर गिर गया। तब तारा की नजर अपनी माँ की हालत पर पड़ी। अब तक तारा को लग रहा था उसकी माँ अपने बेटे को खोने के गम से बेसुध है, लेकिन नहीं, उसकी माँ का शरीर भी गोलियों से छलनी था और उसकी माँ अपने बेटे को आंचल में लपेटे आखिरी सांसें गिन रही थी। ये देखकर तारा की सारी दुनिया ही उजड़ गई। वो चीखते हुए बोली, माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ, उठो ना, देखो छोटू को क्या हो गया। तारा फौरन वहीं अपनी माँ के पास बैठ गई और उनका सर अपनी गोदी में रखते हुए बेतहाश रोते हुए बोली, माँ, ये सब अचानक से क्या हो गया? आज विशाल का बर्थडे है ना माँ। आपको अभी उसकी पसंद का सूजी का हलवा भी तो बनाना है। पर उसकी माँ सुनीता देवी की बस अब गिनती की ही सांसें बची थी। उनका पूरा शरीर खून से नहाया हुआ था। किसी तरह सुनीता देवी ने अपना हाथ उठाया, फिर हथेली से तारा के गालों पर हाथ फेरते हुए और दर्द में कराहते हुए वो धीमी आवाज में बोली, तारा, सब खत्म हो गया है मेरी बच्ची। अब मेरी बात ध्यान से सुन। भगवान तुझे इस पिंजड़े से निकलने का एक मौका दे रहे हैं। ये मौका मत छोड़। अपनी जान बचा और भाग जा यहाँ से। भाग जा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। मैं छोटू को नहीं बचा पाई, लेकिन अपनी एक और औलाद को मरता नहीं देख सकती मैं। तारा की आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। उसका सब कुछ उजड़ सा गया था। कुछ देर पहले की खुशी अब पूरी तरह से गम में बदल गई थी। अपनी माँ की बातों का जवाब देते हुए तारा ने रोते हुए कहा, नहीं माँ, मैं आप सबको ऐसे हालात में छोड़कर नहीं जा सकती। आप सबको कुछ नहीं होगा, मैं अभी हॉस्पिटल में फोन करती हूँ। लेकिन उसकी बात पर सुनीता देवी ने उखड़ती हुई सांसों में कहा, पागल मत बन, अब बहुत देर हो चुकी। जितना जल्दी हो सके तू यहाँ से भाग जा। तुझे मेरी कसम है, तुझे जीना होगा अपने लिए। मेरी एक आखिरी बात मानेगी ना तारा? तारा रोते रोते बोली, मैं आपकी हर बात मानूंगी माँ, बस उठ जाओ।
पर इतना सुनकर सुनीता देवी ने अपनी आंखें बंद की और तारा की गोद में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तारा अपने माँ और भाई की लाश से लिपट कर रोई जा रही थी। तभी उसके मुंह से निकला, पापा वो कहाँ है? उनका ख्याल आते ही वो दरवाजे की तरफ जाती, उससे पहले ही उसे दरवाजे की दराज से हॉल में अपने पिता अंगराज की लाश खून से सनी हुई दिखाई दी। अपने माँ, बाप और भाई को खोने के बाद तारा बेसुध हो चुकी थी। तभी तारा के कदम हॉल की तरफ बढ़े। तारा ने एक पल के लिए अपनी नजरों को अपनी माँ और भाई की लाश से ऊपर उठाकर दरवाजे से बाहर देखा और पाया कि हॉल में 4-5 नकाबपोश गुंडे घर में इधर उधर तलाशी कर रहे थे। हॉल में खड़े उन नकाबपोश गुंडों के बॉस ने ऊंची आवाज में अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहा, चप्पा चप्पा छान मारो, चौधरी परिवार का कोई भी सदस्य बचना नहीं चाहिए, सबको भून डालो। इन शब्दों से तारा को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तारा बस बेतहाश रो रही थी। उसके रोने की आवाज बाहर एक गुंडे के कानों में भी पड़ गई। वो तुरंत कमरे के अंदर आया। तारा को इस हाल में देखकर भी उसके मन में कोई दया नहीं आई, उल्टा उसकी नजरों में एक अलग ही वहशीपन आ गया। वो तेजी से तारा की तरफ बढ़ा और उसे बालों से पकड़कर घसीटने लगा। तारा ने अपनी माँ की लाश की हथेली को जोर से पकड़ लिया, जैसे बचपन में कोई बच्चा डर से अपनी माँ का हाथ थामता है, वैसे ही। पर उस गुंडे पर किसी बात का असर नहीं हो रहा था। उसने तारा को ऐसे खींचा कि उसकी माँ का हाथ तारा से छूटकर दूर हो गया और वो बिस्तर पर रगड़ती हुई अपने भाई की लाश पर गिरी। और फिर उस गुंडे की पकड़ से तारा अपने भाई की लाश के ऊपर से खिसकने लगी। तारा की माँ और भाई की लाश पीछे छूट गई। तारा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, माँ छोड़ो। पर तभी गुंडे ने तारा को धक्का दिया और तारा का दुपट्टा उसके कपड़ों से हटा फेंका। अब सवाल तारा की जान का नहीं, उसकी इज्जत का था, जिस पर हमला होते हुए देख तारा ने भी पूरी ताकत से उस गुंडे के हाथों में दांत काट दिए। दांत काटने से गुंडे की पकड़ कमजोर हो गई और तारा उसके हाथ से छूट गई। तारा उसको धक्का देते हुए तेजी से भागी। उसे बचते बचाते तारा किसी तरह हवेली के दरवाजे की मुहाने पर पहुंची ही थी कि तेजी से गोली चलने की आवाज आई। ये गोलियां सीधे तारा की पीठ पर लगी। गोली लगते ही तारा की पीठ से फव्वारे की तरह खून बहने लगा और वो वहीं गिर गई। पर अब भी उसके कानों में अपनी माँ के शब्द गूंज रहे थे, तारा तुझे जीना होगा तारा। उसका शरीर सुन्न पड़ रहा था, लेकिन कानों में सबकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे तारा का शरीर हल्का होने लगा, हाथ पैर ढीले पड़ने लगे, लेकिन दिमाग अब भी ऐसे चल रहा था मानो किसी जरूरी काम में लगा हो। क्या हुआ है तारा को? क्या बच पाएगी तारा की जान? अब क्या होगा उसके साथ? क्यों और किसने मारा तारा के परिवार को? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए। तारा गोलियां चलने से छलनी हो चुकी थी, पर अब भी उसके कानों में अपनी माँ के शब्द गूंज रहे थे, तारा तुझे जीना होगा तारा। उसे वहां दर्द से तड़पता छोड़ सारे गुंडे वहां से चले गए। तारा की सांसें अब धीमी हो रही थी। उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा। वो अपनी जिंदगी का साथ छोड़ती, तभी उसको अपनी माँ के कहे शब्द याद आ गए, तारा तू अब आजाद है, जा अपनी जिंदगी जी, तोड़ दे इस पिंजरे को। अपनी माँ के शब्दों को सुनकर एक बार फिर से तारा के अंदर थोड़ी हिम्मत आई। किसी तरह वो रेंगते रेंगते अपने लैंडलाइन फोन की तरफ पहुंची और फौरन सिटी हॉस्पिटल में फोन मिलाया और किसी तरह से कहा, मैं तारा चौधरी। बात पूरी होने से पहले ही उसकी आंखें बंद हो गई। दूसरी तरफ से आवाज गूंजती रही, हेलो आप सुन रही हैं हमें? हेलो। चौधरी परिवार खत्म हो गया। ये हादसा भी बीत गया। जहां एक तरफ तारा ने अपने घर उन्नाव में अपनी जान दे दी, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक हॉस्पिटल में 19 साल की एक लड़की मीतू पिछले 1 साल से कोमा में थी। 19 साल की मीतू ने आज अचानक ही अपनी आंखें खोली। मीतू अपने बिस्तर पर अधमरी सी हालत में लेटी थी और आंखें खोलकर वो अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। उसके सामने एक 45 साल की पूनम नंदा नाम की औरत खड़ी थी, जिसने स्लीवलेस ब्लाउज और महंगी ज्वेलरी के साथ काफी फैशनेबल साड़ी पहनी थी। पूनम मुंबई शहर के रईसों में से एक विवेक नंदा की पत्नी थी और मीतू की माँ। मीतू को होश में आते ही देख पूनम खुशी से चिल्लाते हुए बोली, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, मैं कितना परेशान थी तुम्हारे लिए। इतना बोलते हुए पूनम वहां से निकल गई और किसी को फोन लगाने लगी और फोन पर बोली, याद रखना मीडिया को पता नहीं चलना चाहिए कि मीतू हॉस्पिटल में है या थी, उसका कमबैक बहुत जबरदस्त होगा। फोन रखकर पूनम ने खुद से कहा, चलो अब मेरा भी टाइम अप। दूसरी तरफ मीतू को होश आता देख उस वार्ड में मौजूद एक डॉक्टर ने नर्स से कहा, आखिर हमारी मेहनत रंग लाई, इट्स अ मिरेकल।
इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद 1 साल कोमा में रहकर वापस होश में आना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। नीतू ने इस डॉक्टर की बात सुनी और खुद से बोली, 1 साल? मैं 1 साल से कोमा में थी? वो कुछ कहती या किसी से कुछ पूछती तब तक उसकी माँ पूनम वापस आ गई। उसने मीतू के माथे पर चूमते हुए कहा, 1 साल तक तुम इस हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी थी और तुम्हारी वजह से मैं इस हॉस्पिटल की 4 दीवारियों में कैद थी। लेकिन अब तुझे और मुझे, हम दोनों के डॉक्टरों और हॉस्पिटल से आजादी मिल जाएगी और जब तेरे पापा ये खबर सुनेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। मीतू उनकी बात सुनकर और सकपका गई थी। उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो खुद से बोली, आजादी? मेरे पापा मेरे ठीक होने से खुश हो जाएंगे? ये सब क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? मेरे पापा को तो उस दिन नकाब पेश होने, और मेरी माँ और छोटू। ये सब सोचते हुए मीतू के मुंह से सिर्फ निकला, माँ, छोटू। फिर वो खुद से बड़बड़ाने लगी, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, गोलियां लगी थी। कोई बताएगा? छोटू, माँ, पापा सब कहाँ हैं? ठीक है? उसकी ऐसी बातें सुनकर डॉक्टर हैरान रह गए। डॉक्टर्स उसे संभालने लगे। तभी पूनम उसकी बातें सुनकर भागती हुई आई और बोली, मीतू बेटा, तू ये सब क्या कह रही है? क्या हो क्या गया है तुझे? उसकी बात सुनकर मीतू घबराई सी आवाज में बोली, आप कौन है? मुझे बेटा क्यों बोल रही हैं? मेरी माँ कहाँ है? छोटू कहाँ है? मैं मीतू नहीं हूँ। इस पर पूनम ने कहा, मैं माँ हूँ तेरी, और किस छोटू की बात कर रही हूँ? फिर डॉक्टर से वो बोली, अरे पागल कर दिया मेरी अच्छी भली बेटी को। अगर वो ठीक नहीं हुई तो मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। मीतू क्या हो गया है तुझे? मीतू गुस्से में बोली, मैं तारा हूँ, तारा, मीतू नहीं। ये कहते हुए मीतू ने गुस्से में अपने हाथ में लगे ड्रिप हटा दिए। वो अपने बेड से जैसे तैसे उठी और सबको धक्का देते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगी। उस औरत ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन मीतू अचानक वॉशरूम में गई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर खड़ी पूनम वॉशरूम का दरवाजा पीटने लगी, मीतू दरवाजा खोलो मीतू। वॉशरूम में बंद मीतू, जो खुद को तारा कह रही थी, दरवाजे पर पीठ से टेक लगाकर खड़ी हो गई। अचानक उसके सामने उस दिन के बीते मंजर घूमने लगे जब कुछ लोगों ने उसके पूरे परिवार को गोलियों से छलनी करके खत्म कर दिया था। वो रोते हुए बोली, माँ, छोटू, ये सब क्या हो गया? ये लोग मुझे मीतू क्यों कह रहे हैं? मैं तो तारा हूँ। इतना कहते हुए वो थोड़ा आगे बढ़ी और उसने वॉश बेसिन पर नल खोला और मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। छींटे मारते हुए जब उसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी और जैसे ही उसने खुद को देखा, उसके कदम पीछे हट गए, सांस जैसे गले में ही अटक गई। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये मैं नहीं हूँ। नीतू, जो खुद को तारा कह रही थी, हक्की बक्की से आईने के सामने खड़ी थी। तभी उसे फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, मीतू बेटा, दरवाजा खोलो, तुम्हें अभी भी आराम की सख्त जरूरत है। इस बार मीतू, जो खुद को तारा कह रही थी, बुरी तरह से चिल्लाई, मैंने कहा ना, मैं मीतू नहीं हूँ, मैं तारा हूँ। उस रात मेरे भाई का बर्थडे था और हमारे घर में। कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ी। दरअसल उनकी 19 साल की बेटी मीतू का 1 साल पहले मुंबई में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट की रात ही मीतू को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। उसी रात ठीक 1 साल पहले तारा के घर पर हमला हुआ था और ठीक उसी पल तारा की जिंदगी भी छिन गई थी, जब मीतू की सांसें रुकी थी। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मीतू की सांसें रुकी, तारा की आत्मा मीतू के शरीर में समा गई और तारा मीतू बन गई। बाहर खड़ी पूनम ने मीतू की बात सुनकर कहा, मीतू बेटा, ये तुम कैसी बहकी बातें कर रही हो? कौन भाई? क्या हुआ है तुम्हें? आई एम योर मॉम, दरवाजा खोलो मीतू। इस बात पर तारा बोली, नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती हो। कहते कहते मीतू बेहोश हो गई। किसी तरह से उसके वॉशरूम का दरवाजा खुलवाया गया और तारा को वॉशरूम से बाहर लाया गया। अब पूनम ने वहां मौजूद डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, ये मीतू को क्या हो गया है? ये ऐसा क्यों कह रही है? डॉक्टर्स ने पूनम को समझाते हुए जवाब दिया, देखिए पूनम जी, अक्सर सिर में चोट लगने की वजह से पेशेंट्स अपनी याददाश्त भूल जाते हैं, इसलिए मीतू के साथ भी यही हुआ है। आप परेशान ना हो, उसे थोड़ा वक्त और दीजिए, धीरे धीरे उसे सब याद आ जाएगा। डॉक्टर्स की बात सुनकर पूनम ने भड़कते हुए कहा, वक्त दीजिए? आर यू मैड डॉक्टर? मैंने ऑलरेडी 1 साल दे दिया, उस पर भी आप कह रहे हैं कि वक्त दे दीजिए। वैसे ही 1 साल में मेरा इतना फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, आपको कुछ अंदाजा भी है? ये सब आप लोगों के गलत ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है। मुझे जल्द से जल्द मीतू सही चाहिए, और इसके अलावा 1 साल जो मुझे पैसे का नुकसान हुआ है, उसका कॉम्पनसेशन भी चाहिए। अगर कॉम्पनसेशन नहीं मिला तो समझो आपके हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी। पूनम की बात सुनकर वहां मौजूद डॉक्टर्स एकदम से घबरा गए, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि पूनम एक सिरफिरी किस्म की लालची औरत है और अपने स्टेटस और लिंक्स की वजह से वो जो कह रही है वो कर भी सकती है। मीतू जब सिर्फ 5 साल की थी
तब मीतू के पिता विवेक नंदा ने पूनम के लालची रवैये को देखकर उससे डिवोर्स ले लिया था। पर डिवोर्स के कई सालों बाद भी पूनम मीतू के कंधे पर बंदूक रखकर अपने पूर्व पति विवेक नंदा से किसी न किसी बहाने से पैसे ऐंठा करती थी। लेकिन पिछले 1 साल से मीतू के कोमा में जाने की वजह से पूनम के सारे फिजूल के खर्चे बंद हो गए थे और इसीलिए उसे किसी भी हाल में मीतू ठीक चाहिए थी। इधर तारा, जो अब मीतू बन चुकी थी, एक अजब से असमंजस में आ गई थी। एक तो उसकी पूरी शक्ल बदल गई, दूसरी तरफ पूनम थी जो उसकी माँ होने का दावा कर रही थी। दिन बीत चुका था। रात के समय तारा अकेले कमरे में बैठी थी। तारा खुद से सोचते हुए बोली, उस रात की घटना के बाद मेरे साथ क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? और कहीं ऐसा तो नहीं मेरी प्लास्टिक सर्जरी हो गई हो? और ये औरत जो खुद को मेरी माँ कह रही है, कहीं ये सब कोई नाटक तो नहीं? पर अगर प्लास्टिक सर्जरी हुई होती तो मेरी सिर्फ शक्ल बदलती, मेरा तो पूरा शरीर ही बदल गया है। उम्र बदल गई, आवाज भी और शहर भी। आखिर हुआ क्या है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? तारा अभी यही सब सोच ही रही थी कि अचानक से उसके वार्ड में 23-24 साल का एक लड़का घुसते हुए तारा के पास चला आया। उसने खुशी दिखाते हुए कहा, ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मीतू मैम, आपको होश आ गया है। आपको नहीं पता, लेकिन जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है तब से आपके फैंस आपकी वापसी की दुआ कर रहे हैं। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मीतू का असिस्टेंट सैम था। सैम को पता चल चुका था कि मीतू को कुछ याद नहीं है, इसलिए उसने खुद को मीतू से प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस किया। अपनी बात पूरी करके सैम ने आईपैड निकाला और मीतू की एक पुरानी इंस्टा पोस्ट पर फैंस के लिखे गए कमेंट को पढ़कर सुनाया। तारा कहे या मीतू, ये सब देखकर दंग थी। उसने सैम से आईपैड लेकर मीतू की प्रोफाइल देखी। मीतू की प्रोफाइल में फॉलोअर्स लाखों में थे। उसकी बायो में लिखा था मीतू नंदा, इंडियाज टीन पॉप सेंसेशन। वो ये सब पढ़कर हैरान हो गई। फिर सैम ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। उसमें से उसने एक डॉक्यूमेंट निकालकर तारा यानी मीतू के सामने रख दिया और बुझे हुए शब्दों में कहा, और मैम, ये आपके नाम का लीगल नोटिस है। पिछले साल आपने जिस नौकर को ग्लास देकर मारा था, उसने आप पर केस कर दिया था और जल्द ही आपको कोर्ट में अपनी सफाई देने के लिए हाजिर भी होना होगा। सैम के हाथों से नोटिस लेकर तारा और मीतू उसे पढ़ने लगी। नोटिस में सर्वेंट के ऊपर किए गए फिजिकल वायलेंस को लेकर कोर्ट का समन था। ये सब पढ़कर तारा की हैरानी बढ़ती जा रही थी। मन ही मन उसे ख्याल आने लगा, क्या सच में मैं मीतू हूँ? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उन्नाव में माफिया अंगराज चौधरी की बेटी तारा हूँ। उसके बाद सैम वहां से निकल गया। अब तारा ने फिर से मीतू के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला। मीतू के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करने के बाद तारा को यह एहसास हुआ कि मीतू अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पर ही जीती थी और उसके बहुत से फ्रेंड्स भी थे। ये सब देखते हुए उसे अचानक ही अपनी पुरानी जिंदगी का एक दिन याद आ गया और उसकी जिंदगी के कुछ दृश्य उसकी आंखों के सामने तैर गए। सलवार सूट पहनी तारा हंसते हुए शाम के समय अपने घर में घुसी ही थी कि अचानक उसके पिता अंगराज ने दरवाजे पर ही उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ गई थी तुम? वो शिखा के साथ आइसक्रीम खाने गए थे। तारा बोली, कौन शिखा? बोलो। उनकी आवाज सुनकर तारा जैसे नम हो गई। बोला था ना, तुम घर से बाहर नहीं जा सकती, जाओ अपने कमरे में। तभी तारा, जो मीतू के शरीर में थी, उसके वार्डरूम के कमरे की खिड़कियां हवा से बच और वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई। तारा के मन में ख्याल आया, मीतू का प्रोफाइल है तो मेरा भी होगा, मेरे भाई का भी तो था। ये ख्याल आते ही उसने तारा की प्रोफाइल को सोशल मीडिया पर सर्च किया और तब तारा ने देखा कि असली तारा 1 साल पहले मर चुकी थी। उसके पिता की भी मौत की खबर छपी हुई थी। ये सब देखकर उसे अपनी माँ की बात याद आई। भगवान तुझे एक नई जिंदगी जीने का मौका दे रहा है तारा, तू भाग जा यहाँ से। तारा पिंजरे में कैद एक पंछी थी, लेकिन मीतू को हर वो आजादी है जिसकी ख्वाहिश तारा को थी। और मैं मीतू बनकर खुले आकाश में उड़ान भर सकती हूँ, अपने सपने पूरे कर सकती हूँ, तो मैं मीतू बनकर क्यों ना जीऊं? क्या तारा मीतू की जिंदगी जी पाएगी? क्या मीतू बनकर उसके सपने पूरे होंगे? इन सभी सवालों को जानने तारा ने अब ये तय कर लिया था कि वो अब मीतू की ही जिंदगी को अपनाएगी। मीतू की जिंदगी को समझते हुए लगभग 1 हफ्ता बीत गया। तारा अब भी अस्पताल में थी और कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि मीतू की मेमोरीज अब तारा के पास भी आ गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कुछ बातें उसे मीतू की याद थीं, कुछ नहीं। सुबह का समय था। पूनम मीतू यानी तारा से मिलने आई थी कि इतने में सूट बूट पहने एक और शख्स ने वार्ड में एंट्री ली। ये खास मीतू के पिता विवेक नंदा का फाइनेंशियल एडवाइजर रमन रस्तोगी था। विवेक नंदा ने रमन को मीतू के खर्चे देखने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके अलावा उसका काम ये भी था कि वो मीतू को फिजूल की चीजों को खरीदने से रोके। रमन ने बुके मीतू को देते हुए कहा, मीतू बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें होश में देखकर मैं कितना खुश हूँ। आज जैसे ही तुम्हारे डैड को तुम्हारे होश में आने की खबर मिली, उन्होंने फौरन मुझे बुके देकर तुम्हारे हालचाल जानने के लिए भेज दिया। बेटा, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपके डैड ने कहा है कि आप उनसे मांग सकती हो।
मीतू ने मना करते हुए कहा, इस बार नहीं अंकल, फिलहाल मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मीतू की ये बात सुनकर रमन को काफी हैरानी हुई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि हमेशा बड़ा मुंह खोलने वाली मीतू आज अपने डैड से कुछ नहीं मांग रही। इधर मीतू की बात सुनकर पूनम की भी भौएं तन गई। उसने मुंह बनाते हुए मीतू को कान में फुसफुसाते हुए कहा, ये तू क्या कर रही है? इतना अच्छा मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इसलिए डैड से एक प्राइवेट जेट मांग लो। तुम्हारी इंडस्ट्री में सबके पास प्राइवेट जेट है, एक तुम ही गरीब की तरह फ्लाइट में ट्रैवल करती हो। और वो आइलैंड वाला बंगला, वो तो तुम्हें पसंद था ना, मांग लो पापा से, वहां रहोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे थोड़े पैसे ही मांग लो। माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीतू ने पूनम की बात को अनसुना करके कुछ भी मांगने से मना कर दिया। मीतू की बातें सुनकर रमन को काफी आश्चर्य हो रहा था, लेकिन वो बिना कुछ कहे हॉस्पिटल से वापस ऑफिस के लिए चल दिए। उनके जाने के बाद मीतू यानी तारा एक बार फिर अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगी। क्या पापा ऐसे भी होते हैं? लेकिन मेरे पापा तो ऐसे नहीं थे। पूरी जिंदगी उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ तक नहीं फेरा। इतनी नफरत मुझे क्यों करते थे पापा? मन में बहुत नाराजगी है आपके लिए। इतनी नाराजगी के बाद भी आप क्यों याद आ रहे हो? ये सोचकर तारा की आंखें गीली हो गई। फिर एक पल रुककर उसने सोचा, कितनी लकी थी मीतू, उसके पापा ऐसे नहीं है, इससे कितना प्यार करते हैं। शायद मीतू के पापा से मुझे वो प्यार मिल पाए जो कभी मुझे अपने पिता से नहीं मिला। शायद मैं वो सारी बातें जो अपने पिता से कहना चाहती थी, वो मैं मीतू के पिता से कह पाऊं। अपने पहले पिता अंगराज की बात याद करके मीतू इमोशनल सी हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। अब मीतू को होश में आए 3 महीने हो गए थे। वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और उसके घर वापस आने की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। घर को उसके हिसाब से सेट कर दिया गया था, पर उसके आने की खुशी किसी को नहीं थी, क्योंकि वो घर में काम करने वालों के साथ काफी बदतमीजी से पेश आती थी। थोड़ी ही देर में मीतू अपने असिस्टेंट सैम के साथ घर पहुंच गई। फौरन एक नौकर ने जाकर मीतू के बैग्स को उठाया तो दूसरा पानी लेकर आया। मीतू ने ना तो किसी नौकर पर बिना वजह चिल्लाया, ना हाथ उठाया। वो बस पूरे समय खामोश रही। उसके इस बर्ताव से सब हैरान थे। सबसे ज्यादा हैरानी प्रेमा को थी, जो वहां की स्टाफ मैनेजर थी, क्योंकि वो उसके साथ बचपन से थी। इधर टीन पॉप सेंसेशन मीतू के ठीक हो जाने की खबर पूरी मीडिया में फैल गई थी और उड़ते उड़ते ये खबर विक्रम मेहता के पास भी पहुंच गई थी। 27 साल का विक्रम मेहता कॉर्पोरेशन का एमडी था। विक्रम का टाइल्स का बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन वो इस कारोबार के पीछे आर्म्स की भी डीलिंग करता था। मीतू के होश में आने की खबर ने विक्रम को भी हैरानी में डाल दिया था। उसने फौरन अपने असिस्टेंट सुमीर को फोन लगाया। सुमीर, मीडिया में जो खबर फैली है, क्या वो सच है? क्या वाकई में मीतू नंदा को होश आ गया है? सुमीर ने जवाब देते हुए कहा, बॉस, आपने जो खबर सुनी है वो बिल्कुल सच है और अब तो नीतू नंदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर भी आ गई होंगी। इस पर विक्रम ने जवाब दिया, नजर रखो इस मीतू पर, इसका होश में आना हमारे लिए परेशानी बन सकता है। इतना कहते हुए उसने फोन कट कर दिया और मीतू की फोटो को घूरने लगा। रात बीत गई। अगले दिन अपने घर पर मीतू रेस्ट कर रही थी। उसने जब मीतू के घर पर पियानो देखा तो हैरान हो गई और खुश भी। उसने सोचा, मुझे दूसरा जन्म कुछ करने के लिए मिला है और ऐसे में मेरे पास यही एक मौका है कि मैं अपने म्यूजिक को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दूं। मीतू जो असल में तारा थी, उसने पियानो को ओपन किया। उसे अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ पियानो बजाते हुए ही सुकून मिलता था, बाकी वक्त तो उसके लिए जैसे किसी सजा से कम नहीं था। तभी उसके कानों में उसके भाई विशाल की आवाज गूंजी, दीदी आप मेरे लिए कोई धुन क्यों नहीं बजाती? आप इतना अच्छा पियानो बजाती हो, आप मेरे लिए भी कोई धुन बनाओ ना। मीतू यानी तारा ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके पूरे मन से पियानो बजाने लगी। उसके चेहरे पर एक बार फिर से वो सुकून आ गया जो उसकी पिछली जिंदगी में आया करता था, क्योंकि वो एक बार फिर से वही धुन बजा रही थी जो उसने विशाल के लिए बनाई थी। घर में काम करने वाले भी उसकी धुन से हैरान थे, क्योंकि मीतू का म्यूजिक अमूमन कान फाड़ होता था, पर आज दिल को छू लेने वाला था। मीतू पियानो बजा रही थी। देखते ही देखते उस पियानो की आवाज बढ़ती जा रही थी और मीतू जो तारा थी वो उस धुन में पूरी तरह से खोती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पियानो बजाते बजाते अपने आप को पूरी तरह से भूल चुकी हो। गाना खत्म होते ही उसने अपने हाथ जोर से पियानो पर दे मारे और एक गहरी सांस लेकर खुद ही से कहा, अगर मुझे अपने म्यूजिक को आगे बढ़ाना है तो मुझे इसे लोगों के सामने लाना होगा। पर कैसे? मीतू भी तो पॉप सिंगर थी, वो भी तो किसी न किसी से अपने गाने पब्लिश करवाती होगी, पर किससे? वो कौन प्रोड्यूसर था जिससे मीतू अक्सर कांटेक्ट किया करती थी? क्या नाम था उसका? मुझे मीतू की सारी बातें क्यों नहीं याद हैं? नाम क्या था? तभी तारा को मीतू की यादों में से एक नाम याद आता है। जे नाम था उसका। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे से अपना फोन लेने के लिए तुरंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, मगर आधे रास्ते तक पहुंचकर ही उसके कानों में कई सारी आवाजें गूंजने लगी।
तभी विशाल की आवाज, दीदी चलो ना अंताक्षरी खेलते हैं। तो कभी उसकी पिछली जिंदगी में उसके पापा अंगराज की, खबरदार जो आज की बात तुमने इस तरह गाने बजाने में अपना वक्त बर्बाद किया तो घर की बेटियां सिर्फ रसोई में ही अच्छी लगती हैं, समझ गई तुम? तभी उसके कानों में मीतू की माँ पूनम की आवाज गूंजने लगी, तुम्हें अपने डैड से बंगला मांगना ही होगा मीतू। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पिछली और नई जिंदगी की सारी कहानी एक साथ जुड़कर उसके दिमाग पर एक साथ धावा बोल रही हो। अचानक से उसके सर में तेज दर्द होने लगा और वो अपना सिर पकड़कर जोर से चिल्लाए, चुप चुप हो जाओ सब, बस करो। मगर तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते वो बेहोश होकर सीढ़ियों से नीचे गिर गए। वो तुरंत उसे कमरे में लेकर गए। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब भी आ गए और उन्होंने चेकअप के बाद मीतू को कुछ दवाइयां दी, जिससे धीरे धीरे उसे बेहतर महसूस होने लगा। और उसने अपनी आंखें खोलकर सैम की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सब? मैम दरअसल वो, मगर इससे पहले कि सैम आगे कुछ कह पाता, बाहर से पूनम की चिल्लाने की आवाज आने लगी, हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। मैंने पहले ही कहा था कि वो इस छोटे से फ्लैट में कभी नहीं रह पाएगी, ये घर उसके लिए बहुत छोटा है। चिल्लाते हुए पूनम मीतू के कमरे में आ गई और उसे गले लगाते हुए कहने लगी, बेटा अब तू देर मत कर, ये अपना फोन ले और तुरंत अपने डैड को फोन करके उन्हें बोल कि तुझे अभी के अभी बड़ा आलीशान बंगला चाहिए। अब मैं तुझे इस छोटे से कबाड़ खाने में 1 मिनट के लिए भी नहीं रहने दूंगी, ये ले फोन कर। पूनम ने मीतू का फोन उसे पकड़ाते हुए कहा, मगर ये सब देखकर मीतू जो असल में तारा थी, वो हैरानी से अपनी माँ को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये औरत मीतू की असली माँ है। उन्होंने एक बार भी मीतू यानी तारा से ये नहीं पूछा था कि वो कैसी है और उसे क्या हुआ है, मगर आते ही उससे बड़े बंगले की बात करने लगी थी। मीतू के अंदर इस वक्त इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो अपनी माँ से बहस कर सके और ना ही उसका उनसे बात करने का मन था। इसलिए उसने अपने फोन को उठाकर दूसरी तरफ रखते हुए कहा, नहीं माँ, मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए और वैसे भी इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इंसान के रहने के लिए घर बहुत बड़ा है। तभी डॉक्टर ने भी आगे बढ़कर कहा, जी हाँ, अभी शिफ्टिंग इनके लिए ठीक नहीं होगी, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। इतना कहकर डॉक्टर निकल गए। डॉक्टर की बात सुनकर पूनम झेंप गई और उन्होंने मीतू से कहा, हाँ हाँ ठीक है, पर बेटा तुमने इतने दिनों से शॉपिंग नहीं की और ना ही तुम कहीं बाहर घूमने जा पाए। आखिर तुम्हारी इन सारी डिमांड्स को पूरा करने का फर्ज तुम्हारे डैड का ही तो है ना। चलो तो उन्हें फोन लगाओ और उनसे पैसे मांग लो। और ये तुमने माँ क्या लगा रखा है, तुम तो हमेशा मुझे मॉम बुलाती थी। मीतू जो तारा थी उसने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, माँ अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ी फ्रेश हवा लेने के लिए बालकनी में जाकर बैठ रही हूँ। आपको अगर कुछ चाहिए तो आप सैम से कह दीजिएगा। मीतू यानी तारा को इस वक्त काफी दुख हो रहा था कि बीमारी के वक्त पर भी उसकी माँ को उससे ज्यादा पैसों की पड़ी थी। तभी उसे अपनी पिछली जिंदगी की असली माँ यानी तारा की माँ याद आई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके सामने अपनी पिछली लाइफ के दृश्य घूम गए। अचानक उसे याद आया, तारा किचन से भागते हुए आ रही थी और उसके टकराने से पैरवास टूट गया जिसके पापा जापान से बनवा कर लाए थे। और जब उन्होंने ये देखा तो उनका गुस्सा तारा पर फूट गया। वो चिल्लाते हुए बोले, तारा कितनी बार कहा है लड़कियों को संभाल कर चलना चाहिए। कहते कहते वो उस पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़े, मगर तभी उसकी माँ बीच में आ गई और उन्होंने पापा को रोकते हुए कहा, वो ये वास उससे नहीं टूटा, मुझसे सुबह ही गिर गया था। इसके बाद उसके पापा ने उनकी माँ पर हाथ भी उठाया और उन्हें 2 दिन तक एक अंधेरे कमरे में भी बंद कर दिया था, मगर फिर भी उनके माथे पर एक शिकन तक नहीं थी। तभी चिड़िया की चहचहाने से मीतू यानी तारा का ध्यान वापस आया। मीतू ने मुस्कुराते हुए खुद ही से कहा, माँ भी ना मेरे लिए कुछ भी कर जाती थी और कभी किसी की नहीं सुनती थी। लगता है अब इस जन्म में मुझे माँ का वो प्यार कभी नहीं मिल पाएगा। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक गए। वहीं दूसरी उसके कमरे में बैठी पूनम ने अपने मन में सोचा, ये लड़की तो उस एक्सीडेंट के बाद से बावली हो गई है, इसे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, लेकिन मुझे तो अपना काम करना होगा ना। इसी के साथ उन्होंने बेड के पास टेबल पर रखे हुए मीतू के फोन को उठाया और तुरंत एक मैसेज टाइप किया, डैड मुझे जल्दी से जल्दी अपने लिए खूबसूरत बंगला चाहिए और मुझे पैसों की भी जरूरत है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूंगी। क्या इस लाइफ में मीतू यानी तारा को अपने पिता का प्यार मिलेगा या पूनम खड़ी कर देगी बाप और बेटी के बीच में दीवार। पूनम ने मीतू के फोन से अपने एक्स हस्बैंड और मीतू के पिता वी के नंदा को मैसेज भेज दिया। इसके बाद पूनम ने खुद ही से कहा, अब देखती हूँ वो आदमी कैसे मुझसे पीछा छुड़ाता है। हाँ, शहर की दूसरी तरफ जब मीतू का ये मैसेज विवेक को मिला, उस वक्त वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में थे और उस मैसेज को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने बोर्ड रूम में बैठे सभी लोगों से कहा, आई एम सॉरी लेकिन मुझे मीटिंग पोस्टपोन करनी होगी, मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से निकल गए और तुरंत अपने ऑफिस में चले गए। उन्होंने अपना फोन जोर से अपने डेस्क पर पटकते हुए कहा,
आखिरकार यह लड़की कब बड़ी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद भी उसे सारी चीजें छोड़कर सिर्फ एक आलीशान बंगले और पैसों की पड़ी है। लेकिन आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इतना कहते ही उनके दिमाग में एक प्लान आया और उन्होंने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन करके कहा, तुम्हें जल्द से जल्द मेरा एक काम करना है। दूसरी तरफ मीतू के घर में शाम को प्रेमा मीतू के लिए खिचड़ी बना लाई और उसके कमरे में उसे खाना देकर वहाँ से चली गई। मीतू अभी कुछ देर आराम करना चाहती थी। वह ऐसी कोई भी चीज नहीं करना चाहती थी जिससे उसके हेल्थ पर दोबारा कोई असर पड़े। मगर तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मीतू ने जैसे ही फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक आवाज आई, मैम मैं न्यूज नेटवर्क से बात कर रहा हूँ। क्या आपके बारे में सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं वो सच है? आपका इस बारे में क्या कहना है? मीतू को कुछ समझ में नहीं आया और उसने हड़बड़ाहट में फोन रख दिया। मगर तभी उसके मन में ख्याल आया कि उसे शायद एक बार सोशल मीडिया खोलकर देखना चाहिए। उसने अपना लैपटॉप खोलकर देखा और उसी वक्त अचानक से सैम उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसने काफी परेशान होते हुए मीतू से कहा, मैम आपने देखा ये लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? मीतू ने जैसे ही अपना सोशल मीडिया ओपन करके देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सोशल मीडिया पर लोगों ने उसके बारे में तरह तरह की बातें लिखी हुई थी। किसी ने लिखा हुआ था, हाँ ये सच है, मीतू नंदा इसलिए गायब है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और अचानक से उसने सोशल मीडिया की सारी पोस्ट भी डिलीट कर दी। किसी और ने लिखा था, वो लक्ष्य मेहता के बच्चे की माँ बन चुकी है। आखिर 1 साल से कोई ऐसे ही गायब थोड़ी होता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर इतनी बड़ी बात होती तो मीडिया को भी इस बारे में जरूर पता होता। अरे ये खबर दबा दी गई होगी। क्या तुम्हें पता नहीं लक्ष्य मेहता का बड़ा भाई कितना बड़ा बिजनेसमैन है? ये एक्सीडेंट तो सिर्फ एक ड्रामा है उसकी प्रेगनेंसी छुपाने का। ये अफवाहें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही थी। वहीं दूसरी तरफ ये सारी खबरें लक्ष्य की मंगेतर नताशा तक भी पहुंची, जो इस वक्त एक हाई प्रोफाइल सैलून में स्पा ट्रीटमेंट ले रही थी। ये सब देखते ही उसने गुस्से में अपना फोन नीचे जमीन पर दे पटका और कहा, मीतू मीतू मीतू, ये नाम सुनकर मैं पागल हो गई हूँ। और ये लोग, इन लोगों को और कोई काम नहीं है जो मेरे लक्ष्य के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर अब मेरी बारी है। अब मैं मीतू के साथ वो करूंगी, इन मीतू जैसी लड़कियों को लक्ष्य का नाम तक लेने की हिम्मत नहीं होगी। विक्रम का छोटा भाई लक्ष्य मेहता एक टॉप मेल सेलिब्रिटी था जो इस वक्त एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कर रहा था। वो गाना गाने के साथ साथ उसमें एक्ट भी किया करता था और काफी हैंडसम होने की वजह से लोग उसे बेहद पसंद किया करते थे। वो जैसे ही शूटिंग करके अपनी वैनिटी वैन के पास पहुंचा तभी वहां एक बार फिर लड़कियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लक्ष्य तुरंत अपने असिस्टेंट केशव के पास पहुंचा और उसके हाथ से पानी की बोतल लेते हुए कहा, तुमने मेरा आज शाम का सारा शेड्यूल क्लियर कर दिया है ना? मुझे नताशा को लेकर शॉपिंग पर जाना है और उसके बाद हमारा डिनर का प्लान है। पता नहीं नताशा की शॉपिंग खत्म ही नहीं होती। लक्ष्य ने कुछ देर इंतजार भी किया मगर केशव ने कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्य ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो केशव ध्यान से अपने फोन में कुछ देख रहा था और अपना चेहरा ऊपर उठाने के लिए तैयार ही नहीं था। लक्ष्य को लगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेजेस देख रहा है। उसने हंसते हुए केशव से कहा, तो तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड फाइनली बन ही गई? हाँ, क्या लिखा है उसने जिससे तुम्हारी नजरें उठ ही नहीं रही? मगर केशव के चेहरे पर दूर दूर तक कोई मुस्कान नहीं थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर लक्ष्य की तरफ देखा और पूछा, मेरा छोड़ो और तुम अपनी बताओ, तुम्हारे और नीतू नंदा के बीच क्या चल रहा है? ये सुनकर लक्ष्य थोड़ा हैरान हो गया और उसने पूछा, क्या मेरे और मीतू के बीच में कुछ भी तो नहीं? और वो तो वैसे भी अस्पताल में है ना? एक लड़की जो कोमा में है उसके साथ मेरा क्या चल सकता है? केशव ने इस बार थोड़ा सीरियस होकर लक्ष्य की तरफ देखा और कहा, ज्यादा अजनबी बनने की कोशिश मत करो। अब ये मत कहना कि तुम्हें पता ही नहीं सोशल मीडिया पर क्या बातें हो रही हैं। तुम्हें पता है ना तुम्हारी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। एक तो हर दूसरे दिन तुम्हारी कोई एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है, उससे तो पीछे छुड़ा लूं, लेकिन ये मीतू नंदा है जो जाती ही नहीं। इतना कहकर केशव ने अपना फोन आगे बढ़ाकर लक्ष्य को दिया और वह देखकर लक्ष्य के होश उड़ गए। उसने तेज आवाज में केशव की तरफ देखकर पूछा, ये सब क्या बातें हो रही हैं? मीतू नंदा प्रेग्नेंट और वो भी मेरे बच्चे से? ये सब क्या बकवास है? मेरे और नीतू के बीच कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। केशव ने लक्ष्य की तरफ देखकर पूछा, देखो जो कुछ भी बातें हो रही हैं मुझे सच सच बता दो, अभी मैं संभाल लूंगा, बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। इस न्यूज की वजह से तुमसे कई सारे प्रोजेक्ट्स छिन सकते हैं। मगर लक्ष्य अपनी बात पर अड़ा रहा, नहीं यार, मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम दोनों तो एक बार ऐसे ही इवेंट में मिले थे, उसके और मेरे बीच कभी भी कुछ नहीं हुआ है। तो प्रेग्नेंट की बात तो बहुत दूर है। यू नो व्हाट, अगर तुम्हें ये बात सच लग रही है तो हो सकता है कि बाकी लोगों को भी यही यकीन हो रहा हो। मैं अभी सोशल मीडिया पर सारी सच्चाई पोस्ट करता हूँ। इतना कहते ही उसने अपना फोन निकाला और सोशल मीडिया पर टाइप करने लगा। मगर उससे पहले ही एक दूसरा इंसान था जो सोशल मीडिया पर अपनी साइट रख चुका था। नताशा ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था, हेलो माय लवली फैंस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह अच्छे होंगे। कुछ दिनों से मेरे मंगेतर लक्ष्य मेहता के बारे में लोग काफी तरह की बातें कर रहे हैं जिससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं आप सब लोगों को यहाँ बता देना चाहती हूँ कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। लक्ष्य ने किसी को प्रेग्नेंट नहीं किया है।
ना ही उसका किसी के साथ कोई अफेयर था। लक्ष्य सिर्फ मुझसे प्यार करता है। और अगर किसी प्रेग्नेंट लड़की को ये समझ में ना आए कि उसके बच्चे का बाप कौन है, तो मैं उसे यही एडवाइस दूंगी कि वो अपने बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में दे दे, मगर मेरे मंगेतर से दूर रहे। और जल्दी आप लोगों को इस बात का सबूत खुद ही मिल जाएगा। आई लव यू ऑल, प्लीज। नताशा की इस पोस्ट को पढ़कर सोशल मीडिया पर लोगों को बात करने के लिए और भी ड्रामा मिल गया। ये बात साफ थी कि उसने ये पोस्ट और किसी के लिए नहीं बल्कि मीतू के लिए ही किया था। दूसरी तरफ मीतू के घर में ये पोस्ट देखते ही सैम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो तमतमाता हुआ मीतू के कमरे में आया। मीतू उस वक्त आराम से अपनी स्विंगिंग चेयर पर बैठकर चाय पी रही थी और बालकनी के बाहर का नजारा देख रही थी। सैम ने तुरंत कहा, मैम आपने देखा सोशल मीडिया पर क्या क्या हो रहा है? जरा देखो लक्ष्य मेहता के मंगेतर ने आपके बारे में क्या लिखा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी जाकर। मगर इससे पहले कि सैम अपनी बात पूरी कर पाता, मीतू ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं सैम। सोशल मीडिया इन्हीं सब चीजों के लिए तो है। लोग 2 दिन बात करेंगे और फिर भूल जाएंगे। तुम भी परेशान मत हो और अपना काम करो। सैम को यकीन नहीं हो रहा था कि मीतू ये सब क्या बोल रही थी। वो अभी भी आराम से बैठकर चाय पी रही थी और उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले थे। उसने एक बार फिर कहा, लेकिन मैम अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो और भी बकवास करेंगे। आखिर हम उन्हें बचकर कैसे जाने दे सकते हैं? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा उन्हें रोकने के लिए। सैम को इस तरह से परेशान देखकर मीतू ने अपनी चेयर को उसकी तरफ घुमाया और आराम से उसे देखते हुए जवाब दिया, देखो सैम, मैं नहीं जानती कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मगर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम भी इस बारे में कुछ नहीं करोगे। अगर मैंने जवाब दिया तो ये बात और भी ज्यादा उठेगी। बेहतर होगा कि हम इस बात को कोई इंपॉर्टेंस ना दे, समझ गए तुम? सैम को अभी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मीतू किस मिट्टी की बन गई है। उसने एक बार फिर बालकनी की तरफ अपनी चेयर घुमा ली और आराम से चाय पीते हुए मुस्कुराने लगी। इस वक्त उसके चेहरे को देखकर ये समझ पाना बेहद मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। सोशल मीडिया की खबरें आग की तरफ फैल गईं और मीतू के पिता वीके नंदा के कानों तक भी पहुंच गईं। उन्होंने तुरंत अपना हाथ जोर से टेबल पर मारते हुए कहा, आखिर ये लड़की मुझसे चाहती क्या है? मैं अपनी कंपनी को संभालूं या ये सब कुछ? अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं। इतना कहते ही उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और मीतू को फोन किया। उधर मीतू पहली बार अपने पापा का फोन देखकर काफी खुश हो गई। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी, मगर खुशी उससे कहीं ज्यादा। उसने अपने मन ही मन में सोचा, लगता है पापा सचमुच मुझसे बात करना चाहते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं पहली बार उनसे बात कर रही हूँ। काफी एक्साइटेड होते हुए उसने खुशी खुशी फोन उठाया और काफी मुश्किल से कहा, हेलो। मगर इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, वीके नंदा ने बोलना शुरू किया, ये सब क्या चल रहा है मीतू? क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है? क्या अपनी माँ के साथ रहते रहते तुम भी उसी की तरह बन गई हो? अचानक से ये सब सुनकर मीतू को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उसने अपने पापा से कहा, लेकिन क्या हुआ है? आप ये सब क्या बोले जा रहे हैं? वीके नंदा यह सुनते ही आग बबूला उठे और कहा, तुम सचमुच इतनी बेवकूफ हो या मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम्हें और तुम्हारी माँ में कोई फर्क नहीं है। तुम दोनों एक जैसी ही हो। तुम्हें बस पैसे और शोहरत चाहिए और उसके लिए तुम दोनों किसी भी हद तक गिर सकती हो। इसीलिए तुमने मुझे कल वो मैसेज किया था ना? तुम्हें एक आलीशान बंगला चाहिए, पैसे चाहिए और इसीलिए तुम ये सब कुछ कर रही हो ताकि मैं तुम्हारी बात मान लूं और हमारी फैमिली की इतनी बदनामी ना हो, है ना? क्या मीतू यानी तारा बता पाएगी अपने? वीके नंदा की बात सुनकर मीतू की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, पापा आप ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आपको कोई मैसेज नहीं भेजा। कम से कम आप तो मुझे समझिए। ये सारी बातें जो हो रही हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो जानती भी नहीं कि ये बातें कौन फैला रहा है। मगर वीके नंदा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया। मैं आज तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ मीतू, मुझे आगे से ऐसा कुछ सुनने को ना मिल जाए, नहीं तो मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। समझ गई तुम? दरअसल वीके नंदा को लग रहा था कि उनकी बेटी ने अफवाहें जानबूझकर फैलाई हैं ताकि वो उन्हें बंद करवाने के बहाने उनसे पैसे ले सके और उसे सोशल मीडिया में पब्लिसिटी मिले। ये सब कहते ही उन्होंने मीतू की बात सुने बिना फोन रख दिया। दूसरी तरफ रोते रोते मीतू अपने घुटनों पर बैठ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पिछले जन्म के साथ साथ इस जिंदगी में भी उसके साथ वही सब हो रहा था। इस जिंदगी में भी उसे अपने पिता का प्यार मिलना नामुमकिन लग रहा था। कम से कम पिछली जिंदगी में उसके पास बात करने के लिए उसका भाई तो था, मगर इस जिंदगी में तो उसका कोई अपना नहीं था। मगर तब भी उसने अपने आंसू साफ किए और खुद ही से बुदबुदाते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी किस्मत पर इस तरह से नहीं रो सकती। इस बार मेरी यह जिंदगी मेरे हाथों में है। मैं इसे इस तरह से बर्बाद होने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। तभी उसका माथा ठनका और उसने सोचा, लेकिन पापा किस मैसेज की बात कर रहे थे? मैंने तो उन्हें कोई मैसेज नहीं किया, तो फिर किसने किया? उसने तुरंत अपना फोन खोलकर देखा तो उसके फोन से किसी ने उसके पापा को मैसेज किया हुआ था, जिसमें उनसे एक बड़े बंगले की मांग की गई थी और पैसों की भी। ये देखकर हैरानी से मीतू की आंखें खुली की खुली रह गईं और तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई,
जो बार बार उसके डैड से पैसे मांगने के लिए कह रही थी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें मेरी जगह ये सब कुछ नहीं मांगना चाहिए था। अब मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पर मीतू का फोन बजने लगा। उसने जैसे ही अपना फोन उठाकर देखा तो वह कॉल म्यूजिक प्रोड्यूसर मिस्टर जेजे का था। तभी उसे याद आया कि उसने 2 दिन पहले अपने सारे गाने रिकॉर्ड करके मिस्टर जेजे को भेज दिए थे। वो कॉल देखकर मीतू काफी खुश हो गई और उसने फोन उठाया तो फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मिस नीतू, कैसी हैं आप? मैं रिकॉर्ड लेबल कंपनी से म्यूजिक प्रोड्यूसर पब्लिशर जेजे बात कर रहा हूँ। मुझे तो आप जानती ही होंगी, आपने मेरी कंपनी को कुछ गाने भेजे थे। दरअसल बात यह है मिस नंदा कि आपने जिस तरह के गाने अब तक गाए हैं उन गानों से ये गाने पूरी तरह से अलग हैं। पहले आप पॉप गाती थी, आप क्लासिकल। तो क्या आपको मेरे गाने पसंद नहीं आए? मीतू यानी तारा ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मुझे तो बहुत पसंद आए। मुझे काफी सालों के बाद कोई ऐसा टैलेंट मिला है। कुछ देर रुककर मिस्टर जेजे ने आगे कहा, मिस नंदा बात यह है कि मैं आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हूँ और मैं आपके सारे गानों को अपने एल्बम में शामिल करना चाहता हूँ, मगर। इसके बाद वह कुछ कहते कहते रुक गए और मीतू ने आगे पूछा, मगर क्या? मगर मेरी एक शर्त है, अगर आप मेरी शर्त मान लेती हैं तो मैं अपना पूरा प्रोजेक्ट आपको देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, नहीं तो मुझे डर है कि शायद ये डील नहीं हो पाएगी। मीतू ने आराम से पूछा, शर्त? मगर कैसी शर्त? इस पर मिस्टर जेजे ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, देखो मीतू, तुम तो जानती हो हमारी पूरी इंडस्ट्री सिर्फ ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करती है और सोशल मीडिया पर पिछले कुछ वक्त से तुम्हारे बारे में जिस तरह की बातें चल रही हैं उनकी वजह से तुम्हारी बहुत बदनामी हो रही है। ऐसे में अगर हम तुम्हें अपने एल्बम का सिंगर अनाउंस करते हैं तो हो सकता है कि लोग तुम्हें उतनी अहमियत ना दें और हमारा एल्बम फ्लॉप हो जाए। इसलिए मैं सोच रहा था कि इन गानों को गाने के लिए किसी और सिंगर को दे देते हैं। गाने तुम्हारे होंगे लेकिन एल्बम का फेस और सिंगर कोई और होगा। ये सुनकर मीतू के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं मिस्टर जेजे, मैं ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती। मेरे कंपोज किए हुए गाने अगर कोई गाएगा तो वो सिर्फ मैं हूँ। इस पर मिस्टर जेजे ने मीतू को समझाते हुए कहा, लेकिन मीतू इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है? गाने तो तब भी तुम्हारे ही रहेंगे और उनके साथ नाम तो तुम्हारा ही जुड़ा रहेगा। हाँ, बस आवाज किसी और की होगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? इस पर मीतू गहरी सोच में पड़ गई। मीतू पिछली जिंदगी में भी सिंगर और कंपोजर बनना चाहती थी और ये गाने उसकी पिछली जिंदगी का हिस्सा थे जिनसे उसे बेहद जुड़ाव था, इसलिए वो ऐसी शर्त नहीं मान सकती थी। उसके गानों को सुनकर विशाल अक्सर उसकी तारीफ करता था और जेजे की बात सुनकर अचानक ही मीतू, जो कभी तारा थी, उसके कानों में विशाल की आवाज आई, दीदी आप वाकई में बहुत टैलेंटेड हो, मैंने सचमुच इतने अच्छे गाने पहले कभी नहीं सुने, आपको तो सिंगर होना चाहिए। ये सोचते ही उसने तुरंत मिस्टर जेजे को जवाब दिया, नहीं मिस्टर जेजे, आई एम सॉरी, लेकिन अगर ये गाने मेरे हैं तो इन्हें गाऊंगी भी मैं ही, मैं अपने गाने किसी और को गाने नहीं दे सकती। इस पर मिस्टर जेजे ने उसे समझाते हुए आगे कहा, एक बार फिर सोच लो मीतू, ये काफी अच्छा ऑफर है। तभी मीतू के लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आया। लक्ष्य मेहता ने अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था, हेलो, मेरे और मीतू नंदा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोगों को लग रहा है। मैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन हम दोनों के बीच में कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा और हम दोनों 1-2 बार यूं ही इवेंट्स में मिले हैं। इसके अलावा हम दोनों एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को यही खत्म कर देंगे और हमारी आने वाली नई म्यूजिक एल्बम को बेहद प्यार देंगे। लक्ष्य लव्स यू ऑल। ये पोस्ट देखकर मीतू ने गहरी सांस ली और उसने एक बार फिर मिस्टर जेजे से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर जेजे, लेकिन ये डील नहीं हो सकती। इससे पहले कि वो फोन रखती, मिस्टर जेजे ने तुरंत जल्दबाजी में कहा, नहीं नहीं, रुको रुको, अच्छा हम एक काम करते हैं, हम एक लंच पर मिलते हैं, एक बार मिलकर बात करते हैं, हो सकता है कि तुम्हारा या मेरा मन बदल जाए। मीतू भी इस मीटिंग के लिए मान गई और अगले दिन मिस्टर जेजे करीब 1 बजे उसके बताए हुए 5 स्टार रेस्टोरेंट में पहुंच गए। वो वहां पर बैठकर आराम से मीतू का इंतजार करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि रेड कलर की ड्रेस और हील्स पहने एक लड़की उनकी तरफ चल के आ रही थी। उसे देखकर मिस्टर जेजे तुरंत ठीक से उठकर बैठ गए और ध्यान से उसे देखने लगे। उन्होंने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। तभी वह लड़की उनके पास आकर रुकी और उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर जेजे, कैसे हैं आप? वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मीतू ही थी और उसका बदला हुआ रूप उन्हें पहचान ही नहीं आ रहा था। उन्होंने काफी मुश्किल से कहा, मीतू, तुम ही हो या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है? इस पर मीतू ने धीरे से हंसते हुए कहा, ये मैं ही हूँ मिस्टर जेजे, मीतू नंदा, मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है। मिस्टर जेजे को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद मीतू ने उनसे कहा, हाँ तो मिस्टर जेजे, क्या सोचा है आपने? मिस्टर जेजे ने कुछ सोचते हुए अपना माथा खुजाया और जवाब दिया, अगर आप कहती हैं तो मैं आपको मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। इस 5 स्टार रेस्टोरेंट में आपको जो पियानो दिखाई दे रहा है, आपको उस पियानो पर अपना गाना बजाना होगा। अगर मेरे साथ लोगों को भी आपका गाना पसंद आता है तो मैं ये पूरी डील आपको दे दूंगा। मीतू जो पहले तारा थी, उनकी बात मानकर पियानो की तरफ आगे बढ़ी
उसने अपनी पिछली जिंदगी में कभी इस तरह से इतने लोगों के सामने कभी गाना नहीं गाया था, इसलिए वो थोड़ी नर्वस थी कि तभी उसके मन में विशाल की आवाज आई। दीदी आप ये कर सकती हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप सचमुच बहुत टैलेंटेड हो। वो आवाज उसके भाई विशाल की थी। उसकी आवाज से मीतू को बेहद हिम्मत मिली और उसने गाना शुरू कर दिया। वहां मौजूद सब लोग बस उसे ही सुन रहे थे। मिस्टर जेजे को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये आवाज मीतू की ही है। मीतू गाना गा रही थी, तभी उसकी बंद आंखों के सामने उसकी पुरानी जिंदगी के पिता का चेहरा सामने आ गया, जो गुस्से से बुरी तरह से उस पर चिल्ला रहे थे। आखिर ये सब तुम क्या कर रही हो? हमारे घर की लड़कियां ये गाने बजाने का काम नहीं करती। लड़कियों को सिर्फ रसोई में ही होना चाहिए। आखिर ये गाना गाकर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम चौराहे पर जाकर गाना गाओगी, नाचोगी? ये सब याद आते ही मीतू की आंखों से आंसू आने लगे, मगर उसकी उंगलियां पियानो पर अब भी चल रही थी। उसके साथ साथ वहां पर मौजूद लोगों की आंखों से भी आंसू आते जा रहे थे। उसके गानों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल का दर्द भरकर उसके कानों में आ गया हो, और ये दर्द मिस्टर जेजे के साथ वहां मौजूद हर एक इंसान महसूस कर पा रहा था। गाना खत्म होते ही उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी उंगलियां काफी तेजी से पियानो पर चलती जा रही थी और आखिर में उसने अपनी उंगलियां जोर से पियानो पर मारनी शुरू कर दी। आखिर में उसने अपना हाथ जोर से पियानो पर दे मारा और एक गहरी सांस लेकर अपना चेहरा झुका लिया। कुछ देर तक पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसर गया। तभी मीतू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने मन ही मन में सोचा, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? अपने इमोशंस में बहकर मैंने पियानो भी ऑफ ट्यून बजा दिया और ये ध्यान भी नहीं दिया कि मैं कितने लोगों के सामने गाना गा रही हूँ। पता नहीं अब मिस्टर जेजे मुझे प्रोजेक्ट देंगे या नहीं। तभी अचानक से पूरा रेस्टोरेंट ताली की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तब मीतू को समझ में आया कि सब लोगों को उसका गाना बेहद पसंद आया है। उसने अपना सिर झुकाकर सब लोगों को थैंक यू बोला। मीतू के चेहरे पर आज काफी दिनों के बाद एक अलग तरह का सुकून नजर आ रहा था। वो स्टेज से उतरकर जैसे ही मिस्टर जेजे के पास पहुंची, उन्होंने उसके लिए तालियां बजाना शुरू कर दिया। मीतू ने अपना चेहरा झुकाकर उन्हें थैंक यू कहा और पूछा, आपको मेरा गाना कैसा लगा सर? इस पर मिस्टर जेजे ने एक लंबी सांस लेकर काफी एक्साइटेड होते हुए कहा, सच कहूँ मीतू, तो मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना अच्छा गा सकती हो। मुझे तो बस यही लग रहा था कि शायद तुमने अपने म्यूजिक स्किल्स पर काम किया है और इसीलिए तुम इतना अच्छा पियानो बजा रही हो।